कैसे आप सब। आज का ये वीडियो जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार से है। तो ये वीडियो जनरली डालने में भी ज़्यादा लेट हो गया, तो सीधे हम इधर उधर जो है टाइम बर्बाद करते हुए नहीं डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लीयता का कारण है। तो सबसे पहले बारे न्यूक्लिक अम्ल पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। न्यूक्लिक अम्ल जो के अंतर्गत जनरली बारे दो चीज आता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। नहीं, और ये डीएनए हो चाहे आरएनए हो, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। और ये जनरली बना रहता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। किसका बना रहता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना रहता है। इसीलिए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक अम्ल का आणविक आधार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो है आणविक आधार क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ही जो है न्यूक्लिक अम्ल बना रहता है। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फेट, शर्करा और जो है नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर के बना रहता है। और उसमें फॉस्फेट को जनरली बड़े फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। और इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण जो है इस न्यूक्लिक एसिड का नेचर कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉस्फेट हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। तो याद रखना पूरे माइंड में एक चीज सेट कर लो कि न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में सबसे अंत में अम्ल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? अम्ल लगा रहेगा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एडेनाइलिक एवं ग्वानाइलिक अम्ल। तो देखो अम्ल लगा है, तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा है, साइटिडिलिक एवं साइटिडिलिक एवं यूरिडिलिक अम्ल। तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी हो गया न्यूक्लियोटाइड। और सी नंबर ऑप्शन है कि यूरिडाइलिक एवं थाइमिडिलिक अम्ल। तो ये भी आपको क्या हो गया, ये भी आपको हो गया अम्ल ही, न्यूक्लियोटाइड ही हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एडेनाइलिक अम्ल है। तो एडेनाइलिक अम्ल याद रखना बोले, एडेनाइलिक अम्ल एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना रहेगा, तो ये बना रहेगा नाइट्रोजिनस बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से। तो एडेनाइलिक है, तो एडेनाइलिक का मतलब यहाँ पर एडेनिन हो गया। और एडेनाइलिक अम्ल की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का बोले किसका जो है न्यूक्लियोटाइड है, तो आरएनए का। तो इसमें राइबो शुगर हो जाएगा और उसके साथ फॉस्फेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यूक्लियोटाइड में शर्करा है। तो सबसे पहले शर्करा की बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड में तो दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोज शर्करा और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों है। नहीं, यहाँ पर राइबोज शर्करा भी है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके लिए डी नंबर ऑप्शन देखो बारे क्या लिखा है, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या लिखा है कि वाटसन क्रिक प्रारूप के डीएनए मॉडल में वृहद ग्रुप साइड है। तो सबसे पहले अपने सब ये जानेंगे कि वृहद ग्रुप साइड कौन होता है। वृहद ग्रुप को जनरली बोलेंगे मेजर ग्रुप, और एक होता है लघु ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो जनरली बुआरे डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस रूप में देखने को मिल सकता है, अपने सबको इस रूप में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो बारे ग्रुप का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा। यहाँ पर देखो बारे गड्ढा थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड्ढा क्या है, ज्यादा है। तो इस साइड वाले को बोलेंगे हम लोग मेजर ग्रुप और इस साइड वाले को बोलेंगे माइनर ग्रुप। तो ये कहता है कि मेजर ग्रुप किसका साइट है, तो ये मेजर ग्रुप जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का साइट होता है। किसका साइट होता है, हिस्टोन प्रोटीन का साइट होता है। ये चीज अपने सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी होता है। दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी हमेशा समान होता है। कितना होता है, समान होता है। इसीलिए अपने सब बताए थे बारे कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसके बीच का डायमीटर कितना होता है, बीच का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम बताए थे ना। इसका मतलब है कि हमेशा जो है दो नाइट्रोजन क्षार के बीच का बंधन क्या होता है, यहाँ पर शो नहीं है, मतलब एडेनिन और ग्वानिन मतलब दो जो है लगातार न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसके बीच का दूरी करा, या फिर दो नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच का दूरी। नहीं, सही है, ठीक है, यहाँ पर समान होगा। क्या होगा, समान होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डीएनए में क्या, तो ऑप्शन देखो बारे क्या लिखा है, थाइमिन जोड़ा बनाता है ग्वानिन से, नहीं। अब एक चीज माइंड में सेट कर लो, क्या सेट कर लेना है कि एडेनिन हमेशा जोड़ा बनाएगा किससे, तो थाइमिन से, और ग्वानिन जो है ये जोड़ा किससे बनाएगा, तो साइटोसिन से बनाएगा। तो थाइमिन होगा तो थाइमिन एडेनिन से और साइटोसिन ग्वानिन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थाइमिन जोड़ा बनाता है ग्वानिन से, तो नहीं। थाइमिन देखो थाइमिन कहाँ है और ग्वानिन कहाँ है, नहीं, कोई मैच नहीं। एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से, देखो एडेनिन थाइमिन के साथ है तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कि एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी डीएनए में एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या, याद रखना बोले एक वलय की बात करेंगे तो एक वलय का लंबाई जो होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और एक वलय में जो है जनरली 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डीएनए में 10 वलय हो तो डीएनए की लंबाई होगी। अब एक बात माइंड में सेट कर लो, अभी अभी जस्ट पीछे चर्चा कर दिया हम कि एक वलय का लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है कि 10 वलय हो तो डीएनए का लंबाई बताइए, तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 34 गुने 10 कितना हो जाएगा, 340, तो 340 एंगस्ट्रॉम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं। अभी अभी जस्ट वाले अपने सब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी चर्चा की है कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है जनरली बना रहता है न्यूक्लियोटाइड का। इसका बना रहता है न्यूक्लियोटाइड का, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो आधारभूत इकाई कहते हैं। जिस तरीके से अपने सब पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 8 में 11th में, नहीं, सेल को क्या कहा जाता है, कोशिका की आधारभूत संरचना, नहीं, या फिर जो है सेल को जो है आधार मतलब जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि कोई भी लिविंग जो होता है उसी सेल से मिलकर के। इसी तरीके से न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किससे बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। यहाँ पर एक चीज माइंड में सेट करो बारे, क्या जी सेट करना है कि न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज से जुड़ा रहता है, मतलब किस से बना रहता है, तो नाइट्रोजिनस बेस, इसके बाद शुगर, और शुगर के बाद क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है। तो जनरली वारे शुगर की बात करेंगे तो ये शुगर रहता है पेंटोज शुगर, मतलब इसमें कार्बन कितना रहता है, 5 कार्बन। तो इसमें याद रखना कि शुगर का जो फर्स्ट नंबर कार्बन रहता है उससे जुड़ा रहता है नाइट्रोजिनस बेस, और शुगर का जो 5वां नंबर कार्बन रहता है उससे जुड़ा रहता है फॉस्फेट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजिनस क्षार जुड़ा रहता है, तो कितना नंबर है, 1 नंबर है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो देखो यूरिडिलिक अम्ल, नहीं अम्ल बता दिए थे बोले कि जब ये अम्ल लगा रहेगा तो समझ लेना कि न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन यहाँ पर लिखा है एक में ग्लूटामिक अम्ल, तो ग्लूटामिक अम्ल यहाँ पर मैच नहीं करता है, क्योंकि बड़े 4 बेसेज होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नहीं, अगर आरएनए रहेगा तो थाइमिन का जब रहता है यूरासिल, तो इसी में से कोई रहेगा एक, तो यहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल नहीं, तो यहाँ पर यूरिडेलिक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर। और ये भी याद रखो बारे, यूरिडिलिक अम्ल है तो नहीं, तो यूरासिल पाया जाता है आरएनए में, तो पूछ देगा कि यूरिडिलिक अम्ल किसका न्यूक्लियोटाइड है, तो आरएनए का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आरएनए का। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है, तो माइंड में सेट कर लो बारे कि नाइट्रोजनस क्षार की बात करेंगे तो डीएनए होगा तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए होगा तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा। मतलब सिर्फ यूरासिल और थाइमिन का क्या है यहाँ पर अंतर है, मतलब थाइमिन रहेगा तो डीएनए, यूरासिल रहेगा तो आरएनए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार अनुपस्थित होता है, जो स्वाभाविक बात है कि यूरासिल जो होगा आरएनए का है ना, तो इसलिए यूरासिल डीएनए में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, तो यूकैरियोटिक में जो है यह अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:1। क्या हो जाएगा बोले, 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में है, तो ध्यान देना बोले कि प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र की बात करेंगे तो इसमें जनरली क्या रहता है, डीएनए तो रहता ही अनुवांशिक रूप में, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? तो साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? अब ये भी चीज माइंड में सेट कर लो बारे कि एडेनिन जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से, और ग्वानिन जुड़ा रहेगा, या फिर साइटोसिन जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे? तो साइटोसिन से। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो सकता है, तो इसीलिए याद रखिएगा। क्या लिखा है कि साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? तो देखो ना, साइटोसिन है ना, तो किससे जुड़ रहा है? ग्वानिन से ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की जांच की विधि है। तो डीएनए की जांच की विधि जो है फ्लूजेंट टेस्ट है। क्या है? फ्लूजेंट टेस्ट के द्वारा जो है डीएनए का जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार है? अभी अभी बता दिए, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ थायमिन रहेगा। तो देखो डी नंबर ऑप्शन में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ थायमिन है। अब ये जनरल सीक्वेंस आपको मिल नहीं सकता है, ये सीक्वेंस आपको आगे पीछे भी रह सकता है, लेकिन याद रखना ये चार ही रहेगा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। तो सबसे पहली बात करेंगे तो ये पायरिमिडीन जो है नाइट्रोजिनस बेस है। क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो सबसे पहली बात कि नाइट्रोजिनस बेस जो होता है रिंग के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है पायरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन होता है। तो पायरिमिडीन की बात करेंगे तो पायरिमिडीन के अंतर्गत जो है एडेनिन साइटोसिन और पायरिमिडीन के अंतर्गत जो है क्या क्या आ जाता है? तो पायरिमिडीन के अंतर्गत आपको आ जाएगा साइटोसिन आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा और यूरासिल। लेकिन वही बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। तो डीएनए में बता दी थी बारे कि थायमिन रहेगा तो क्या हो जाता है? तो थायमिन हो जाता है। तो डीएनए और यूरासिल रहता है तो आरएनए। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? साइटोसिन के साथ थायमिन होगा। तो देखो बारे फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? थायमिन के साथ साइटोसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा थायमिन एवं साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक द्विबलीय डीएनए अणु में दो बल का विन्यास होता है। तो दो बल का विन्यास यहाँ पर कैसा होगा? तो जनरली क्या होता है कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो रहता है एक मुख्य अक्ष के चारों ओर क्या होता है? तो स्पाइरल रूप में, कुंडली के रूप में अरेंज रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा कि एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का अणु प्रति समानांतर है क्योंकि मतलब डीएनए का अपने सब बता देते, डीएनए में जो है दो स्ट्रैंड रहता है और वो जो है दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के क्या रहता है? तो एंटी पैरेलल रहता है। मतलब उसके बीच का दूरी हमेशा और हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जनरली जो है किसके कारण होता है? तो देखो बारे ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया? एच बॉन्ड के कारण। तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण तो नहीं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी यहाँ पर जनरली नहीं है। क्या लिखा है इसके बाद? जो है डाइसल्फाइड बंधन। तो डाइसल्फाइड बंधन तो आपको होता ही नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है लेकिन यहाँ पर देख लो बारे क्या एक क्वेश्चन को क्या लिखा है? डीएनए अणु में जो है प्रति समानांतर है। तो ये जनरली प्रति समानांतर जो होता है वो होता है कि जो है आपको एडेनिन मतलब नाइट्रोजिनस बेस जो जुड़ा रहता है क्या कहते हैं? प्यूरिन पायरिमिडीन से जुड़ा रहता है। इसीलिए क्या होता है? तो इसके बीच का दूरी हमेशा और हमेशा जो है बराबर रहता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पस कोड रहता है कहलाता है। डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पस कोड रहता है कहलाता है। तो ये जनरली कहलाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। क्या कहलाता है? तो पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधन। तो जस्ट पढ़े बारे साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हमेशा जो है कितना बंधन रहता है? तो 3 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरासिल है। निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरासिल है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है किसका जो है कहता है
कि नाम जो है 5 मिथाइल यूरासिल है, तो ये जनरली होता है थाइमीन का। क्या होता है? थाइमीन। एक्चुअली में क्या होता है कि यूरासिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जब जो है 5 नंबर कार्बन पर जब मिथाइल आ जाता है तब जाकर के उसका नाम क्या हो जाता है? थाइमीन। इसीलिए याद रखना पड़े, थाइमीन का दूसरा नाम क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल भी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में अष्टक पर लिपटे डीएनए अणु में क्षार युग्मों की संख्या होती है तो 200 होता है। कितना होता है? 200। ध्यान, सबसे पहले ध्यान दोबारा क्या लिखा है? हिस्टोन अष्टक। तो अपने सबसे पहले बता दिए थे। हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन बारे 5 प्रकार का होता है, जिसमें बता दिए थे H1 होता है, इसके बाद H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। जिसमें बता दिए थे H1 को छोड़ करके बाकी जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आपस में क्या करता है? तो हिस्टोन ओक्टामर का निर्माण करता है। तो ये ओक्टामर एक गोलाकार संरचना रहता है और इसके ऊपर डीएनए जो है इसको क्या करता है? लपेटे रहता है। तो इसमें कहता है कि इसी में कहता है कि इसके ऊपर डीएनए कुंडलन में क्षार युग्मों की कितना जोड़ा क्षार युग्म जो है मिल करके इसको लपेटा रहता है, तो 200 क्षार युग्म जो है मिल करके इसको लपेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए खंड निम्न एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। तो एक चीज माइंड में याद रखो बारे कि डीएनए खंड निम्न एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? लाइगेज के द्वारा। तो अब जनरली क्या होता है, डीएनए को काटा भी जाता है और जोड़ा भी जाता है। तो काटने के लिए भी जो है एंजाइम का यूज किया जाता है और जोड़ने के लिए भी एंजाइम का यूज किया जाता है। हो सकता है कि आगे आपको क्वेश्चन दे दे, इसीलिए बता दे। तो डीएनए को काटने का जो काम होता है वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और जोड़ने का काम जनरली किसका होता है? तो लाइगेज का होता है। ये चीज अपने सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएनए आरएनए से अलग होता है, क्यों? डीएनए आरएनए से अलग होता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि वारे जो है नाइट्रोजनी समक्षार व शर्कराओं द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजनी क्षार व शर्कराओं द्वारा। क्योंकि बारे आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है और डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। वही नाइट्रोजिनस बेस की बात करेंगे तो आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और थाइमीन में यूरासिल के जगह पर क्या रहता है? तो थाइमीन रहता है। इसीलिए जनरली ये क्या होता है? डिफरेंट, मतलब जो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एक प्रकार का एंजाइम है, इसका खोज किसने की? डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसका खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्नबर्ग। क्या नाम है बड़े? कार्नबर्ग। नेक्स्ट है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में N2 आधार समक्षार दूसरे से कितने दूरी पर होता है? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में N2 आधार समक्षार यानी कि नाइट्रोजिनस बेस जो रहता है वो कहता है एक दूसरे के कितने दूरी पर? तो ये हमेशा होता है, देखो नैनोमीटर में दे दिया है। तो वहां पर अपने सब एंगस्ट्रम में पढ़े थे, तो एंगस्ट्रम में हो जाता है बारे 3.4 एंगस्ट्रम, और नैनोमीटर में बदलने के लिए बता दिए थे कि 10 से भाग दे देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? 0.34 nm हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.34 nm नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है, तो न्यूक्लियोसोम में क्या चीज उपस्थित होता है? तो हिस्टोन अणु उपस्थित होता है। क्या होता है? हिस्टोन अणु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? तो देखो चर्चा, देखो पीछे दिया था पायरिमिडीन और यहाँ पर दे दिया क्या? प्यूरिन। तो प्यूरिन में बता दिए थे क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्विकुंडलित डीएनए वाले में 2n2 क्षार श्रृंखला के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर दिमाग मत लगाना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्या लिख दिया है?
2n2 क्षार। तो 2n2 क्षार का मतलब हुआ कि दो लगातार नाइट्रोजिनस बेस के बीच का दूरी कितना है। अभी जस्ट अपने से पढ़े थे ना कि दो लगातार नाइट्रोजिनस बेस के बीच की दूरी कितना होता है, 0.34 nm होता है। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो पहले अपने सबको क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए की श्रृंखला में एच बॉन्ड की अवयव के बीच होता है। डीएनए की श्रृंखला में एच बॉन्ड किस अवयव के बीच में, एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंधन, और हाइड्रोजन बंधन हमेशा किसके बीच में रहता है, तो ये रहता है नाइट्रोजिनस क्षार के बीच। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है पूरक क्षार और या फिर जो है क्षार के बीच में स्लैश करके दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में बीटा रूप में हेलिक्स का चक्र होता है। डीएनए के बीटा रूप में हेलिक्स का एक चक्र होता है। तो सिंपल में बीटा नहीं, यहाँ पे होगा बी रूप या फिर बीटाई रूप है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि एक चक्र, तो एक चक्र का मतलब हो गया कि वन टर्म। तो डीएनए का वन टर्म का लंबाई कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का था, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस के साथ जब शुगर जुड़ता है तब जाकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, नहीं तो राइट आंसर आपको यही हो जाएगा। वैसे दूसरा भी देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजिनस क्षार शर्करा प्लस फॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। शर्करा प्लस फॉस्फेट कोई संबंध नहीं है, नाइट्रोजिनस क्षार प्लस फॉस्फेट ये भी कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत होगा। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए अपने सबको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि आगे जो है आपको बहुत ही जो है हेल्प करेगा। तो जनरली ये जो है चारगाफ रूल के अनुसार है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन मतलब जो है ए प्लस जी, मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन प्लस थाइमिन। क्या होता है, साइटोसिन प्लस थाइमिन होता है। ये चीज अपने सबको याद रखना है, यानी कि ए प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी। ठीक है, अब जनरली वो दोनों का जो परसेंटेज जो होता है, ये दोनों का परसेंटेज होता है 50%। कितना होता है, 50% होता है। ये चीज अपने सबको जनरली याद रखना है। मतलब जी प्लस टी बराबर भी 50% और ए प्लस जी बराबर भी क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आप सवाल ध्यान दो, क्या लिखा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन का परसेंट, तो साइटोसिन का परसेंटेज कितना दिया है, 18% दिया है। अब यहीं से थोड़ा माइंड में लगा लेना है कि सी प्लस टी, यानी कि साइटोसिन और थाइमिन मिलकर के कितना पूरा करता है, 50%। तो यहाँ पर थाइमिन की बात करेंगे तो थाइमिन कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है अपने सबको ये भी याद रखना है कि थाइमिन जो होता है एडेनिन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, थाइमिन एडेनिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। यानी कि जो है देखा जाए तो ए बराबर क्या हो जाता है, तो टी हो जाता है, और जी बराबर क्या हो जाता है, तो सी हो जाता है। ये भी अपने सबको याद रखना है। यानी कि देखो साइटोसिन का परसेंट 18 है तो ग्वानिन का भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और थाइमिन का 36 है तो एडेनिन का भी क्या हो जाएगा, 36। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि साइटोसिन का जो है 18% है तो एडेनिन का बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। तो ए किसके बराबर है, तो ए बराबर है टी के, तो टी का परसेंट है 36, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बराबर मतलब बी नंबर हो जाएगा 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहे यहीं पर क्या लिखा कि एक जाति के लिए अनुपातिक नियम है। तो एक जाति के लिए अनुपातिक नियम की बात करेंगे तो देखो अभी जस्ट अपने से पढ़ लिए, क्या पढ़े, तो अभी जस्ट अपने से पढ़े ना कि ए प्लस टी बराबर क्या होता है, जी प्लस सी का अनुपात क्या होता है, तो स्थिर होता है। मतलब ए प्लस टी जो है ऑब्लिक क्या हो जाएगा, जी प्लस सी हो जाएगा। ये चीज अपने सबको जो है याद रखना। ये हमेशा क्या आता है, अनुपातिक। ये भी जनरली चारगाफ के रूल के अनुसार होता है। तो जब या फिर आप लोग जो है जब चारगाफ का रूल का जब टॉपिक पढ़िएगा तो ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, ए प्लस टी बटे में जी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोटाइड
बना होता है। देखो राइबोटाइड दिया है कि राइबोटाइड बना होता है। देखो कितना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, लिखा है राइबोटाइड। तो राइबोटाइड की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का जो हो गया ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड हो गया, नहीं, लेकिन लिखा है राइबोटाइड। तो राइबोटाइड की बात करेंगे तो ये हो गया आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। किसका न्यूक्लियोटाइड हो गया? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो जनरली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस यूरेसिल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो ध्यान दो क्या लिखा, डीऑक्सी राइबोज। तो याद रखना डीऑक्सी राइबोज किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, और यूरासिल पाया जाता है आरएनए में। तो ये ऑप्शन है गलत हो गया। नेक्स्ट देखो थाइमिन के साथ लिखा राइबोज, तो थाइमिन के साथ हमेशा डीऑक्सी राइबोज रहना चाहिए, यहाँ पर लिखा राइबोज, तो ये भी गलत हो गया। डीऑक्सी राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस एडेनिन, तो ये भी आपको क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर जनरली ये भी जो है, लेकिन यहाँ पर लिखा राइबोटाइड की बात करेंगे तो राइबोज शुगर से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड का पूरक होता है। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड का पूरक होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमआरएनए का नाइट्रोजिनस बेस। क्या हो जाएगा? एमआरएनए का नाइट्रोजिनस बेस। नेक्स्ट है कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो पायरिमिडीन देखो, ये पीछे भी क्वेश्चन था 2011 में पूछ भी चुका है, डीएनए का पायरिमिडीन का रहा है। तो जब ये पायरिमिडीन आएगा तो दो चीज याद रखना कि डीएनए का है तो साइटोसिन प्लस क्या हो जाएगा? थाइमिन। तो देखो क्या लिखा, कहाँ पर है? देखो थाइमिन एवं साइटोसिन। हमें लगता है कि सेम क्वेश्चन पीछे वाला जो है रिपीट है यहाँ पर। नेक्स्ट है जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है नन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए, या फिर इसे जंपिंग डीएनए भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उचित हाइड्रोजन बंधन। देखो क्या लिखा है, एडेनिन और थाइमिन। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना बॉन्ड रहता है, मतलब कितना हाइड्रोजन बंधन रहता है? 2 ठो रहता है, बता चुके हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 ठो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि डीएनए के किसी क्या लिखा, यदि किसी डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो, ध्यान दोबारा, जब डीएनए का जो स्ट्रेन जो होता है, मतलब उसका जो कोई टुकड़ा जो होगा, अगर उसको हम क्या करते हैं तो 82 से 92 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको रखते हैं तो वो आपस में क्या होता है? तो डीनेचुरेशन, मतलब उसका दोनों स्ट्रेन क्या होता है? तो आपस में अलग होने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह खुल जाता है और दोनों रज्जु क्या होता है? तो पृथक यानी कि अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है? तो एक दूसरे के जो है एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। और ये भी क्वेश्चन 2012 में बिहार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? तो हाइड्रोजन बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? हाइड्रोजन बंधन। नेक्स्ट है बीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है तो 10 जोड़े होता है। कितना होता है? 10 जोड़े बेस पेयर होता है, जो कि पीछे भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार डीएनए में नहीं होता? इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार डीएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में यूरासिल नहीं होगा। क्या होगा? यूरासिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरियोफेज का। किसका हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। ये जो एक प्रकार का वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को कहते हैं। मतलब क्या है? बड़े एक बार और क्वेश्चन देखो, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन कहा जाता है। याद रखना बोल रहे।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है? तो ये रूपांतरण किसके द्वारा किया? तो रूपांतरण के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरण। नहीं, जिसमें याद करो बारे बता दिए थे कि इन्होंने जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर जो है डिप्लोकोकस निमोनी को क्या निमोनी में जो दो स्टेन पाया गया था, जिसको एक एस टाइप बोले थे और एक आर टाइप बोले थे, दोनों को जो है माइस के ऊपर क्या किया था? इंजेक्ट किया गया था। तो सबसे पहले जो है एस टाइप जब बैक्टीरिया को माइस के अंतर्गत इंजेक्ट किया था तो माइस क्या था? माइस क्या हुआ? तो मर गया। फिर आर टाइप को इंजेक्टेड किया गया माइस के अंतर्गत तो माइस लाइव रहा। फिर एस टाइप को हिट करके नष्ट कर दिया, और जब हिट करके नष्ट कर दिया और फिर जो माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा। फिर हिट किल्ड एस टाइप को जब आर टाइप के साथ क्या किया? मिला करके जब माइस में जब इंजेक्ट किया तो वो माइस मर गया। नहीं, तो वो जनरली वो रूपांतरण के अंतर्गत अपने सब देखे थे। नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस जीवाणु द्वारा किया? तो अभी अभी जस्ट पढ़े ना, स्ट्रेप्टोकोकस। नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि किसके कारण आरएनए भिन्न होता है? तो शर्करा के कारण, शर्करा एवं प्यूरिन के कारण? नहीं, शर्करा एवं पायरिमिडिन के कारण? तो हाँ, शर्करा एवं पायरिमिडिन के कारण, क्योंकि पायरिमिडिन में जनरली बारे जो है 3 ठो नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, साइटोसिन, इसके बाद थाइमिन, और इसके बाद पाया जाता है यूरासिल। नहीं, तो अगर जो है यूरासिल रहता है तो आरएनए हो जाता है, थाइमिन रहता है तो डीएनए। और शर्करा की बात करेंगे तो शर्करा भी हो जाता है 2 प्रकार का, एक राइबो शुगर और दूसरा हो जाता है डीऑक्सी राइबो शुगर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्करा एवं पायरिमिडिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? तो थाइमिन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि थाइमिन इसमें होता ही नहीं है। नहीं, थाइमिन हो जाता होता है डीएनए में। नेक्स्ट है कि एंटीकोडोन किससे संबंधित है? तो एंटीकोडोन किससे संबंधित है? याद रखना पड़े, एंटीकोडोन स्मॉल टी आरएनए से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मॉल टी आरएनए से संबंधित है। या फिर कहने का मतलब जो है, तो यहाँ पर 2 चीज समझ लो, एक होता है कोडोन और दूसरा होता है एंटीकोडोन। तो कोडोन की बात करेंगे तो कोडोन रहता है एमआरएनए पर। किस पर कोड रहता है? एमआरएनए पर। और एंटीकोडोन जस्ट उपस्थित रहता है स्मॉल टी आरएनए पर। तो आगे भी क्वेश्चन दिया होगा तो माइंड में सेट कर ला। ये तो क्वेश्चन देखो 2011 में भी पूछ दिया है, 13 में भी और 21 में भी पूछी जा चुकी है। तो हो सकता है कहीं चांसेज हो। तो जब ये एंटी कोडोन रहेगा तो ढूंढना स्मॉल टी आरएनए, और कोडोन रहेगा तो ढूंढना स्मॉल एमआरएनए। ठीक है, स्मॉल एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है? तो किसी कोशिका में जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला राइबोजोमल आरएनए। क्या है? राइबोजोमल। तो अगर बात करेंगे वो तो राइबोजोमल आरएनए की बात करेंगे, यानी कि स्मॉल आरएनए की, तो ये जो है टोटल आरएनए का 80% होता है। कितना होता है? 80%। मतलब 100 में 80 ठो होगा आपको मतलब स्मॉल आरएनए। इसके बाद बड़े स्मॉल टी आरएनए होता है 15%। तो 15% हो जाएगा स्मॉल टी आरएनए, और 5% ही होता है आपको स्मॉल आरएनए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, आरएनए में निहित प्यूरिन है। तो प्यूरिन की बात करेंगे, आरएनए दे दिया तो जनरली बारे प्यूरिन 2 ही होता ही है, जो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। तो देखो ग्वानिन के साथ एडेनिन दे दिया, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए के लिए कौन सही है? एडेनिन यूरासिल। तो एडेनिन यूरासिल के साथ मतलब एडेनिन मतलब ए इज इक्वल टू यू, तो नहीं, क्योंकि सॉरी मतलब एडेनिन जो है मतलब ए इज इक्वल टू यू, नहीं यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं, मतलब डबल बॉन्ड है, ध्यान दो। तो ए मतलब डबल बॉन्ड, मतलब एडेनिन डबल बॉन्ड यूरासिल, साइटोसिन डबल बॉन्ड, सॉरी ग्वानिन डबल बॉन्ड साइटोसिन। देखो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी काट दिया। तो यहाँ पर जनरली ध्यान दो पा रहे, तो जनरली एडेनिन जो होता है यूरासिल के साथ जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पर आरएनए है। अगर डीएनए रहता तो एडेनिन जुड़ा रहता डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने सबका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो है परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए जो है
स्थिर होता है। तो ये जनरली वर्ड है। चारगाफ रूल के अनुसार अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कि ए प्लस टी इजक्वल टू जी प्लस सी जो है राइट आंसर हो जाएगा चारगाफ रूल के अनुसार। तो निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है, मतलब ये बदलता रहता है लेकिन किसी खास प्रजाति के लिए क्या होता है, सेम होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो निम्नलिखित कौन सा न्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल जो है अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है, तो ये होता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो जनरली जो है आपको जो है न्यूक्लिक अम्ल का भी कार्य कर लेता है और जो है अनुवांशिक पदार्थ का भी और उत्प्रेरक का भी कार्य कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरएनए अनुकूल अणु का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरण आरएनए। क्या हो जाएगा, अंतरण आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अणु पहला अनुवांशिक पदार्थ बना। तो मतलब यहाँ पर अणु है, इसमें से कहता है कि कौन जो है पहला अनुवांशिक पदार्थ बना। तो ये जनरली बोले आरएनए जो है सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ बना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। तो ये होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है, मैसेंजर, जो कम शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। इसका काम है बुआरे कोडोन लेकर के जो है राइबोसोमल आरएनए के पास जाना, वहां पर एंटीकोडोन मतलब एंटीकोडोन जो आपको स्मॉल टी आरएनए पर रहता है आएगा, अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है और ये हमारे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि किसी रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हमेशा याद रखना कि रिट्रोवायरस का हमेशा अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संदेशवाहक मतलब है मैसेंजर आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है। तो जनरली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। जनरली क्या होता है कि 3 ठो नाइट्रोजिनस बेस मिल करके जो है एक जो है कोडोन का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है कहलाता है एंटी कोडोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटी कोडोन कहलाएगा। जब भी स्मॉल टी आरएनए का चर्चा रहे ना तो समझ लेना कि वो अरे एंटी कोडोन ही खोजना। और ये भी क्वेश्चन देखो 2009 और 2021 में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। देखो आरएनए के पायरिमिडीन, तो माइंड में सेट कर लो वाले पायरिमिडीन जब ये रहता है तो 3 ठो बेस आता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। नहीं, और जनरली बोले अगर वही केस रहेगा आरएनए का तो साइटोसिन के साथ क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। तो देखो साइटोसिन के साथ थायमिन दिया तो नहीं होगा, एडनिन जब ये दे दिया गलत हो गया, साइटोसिन एवं यूरासिल सी नंबर में दिया राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किसी आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। तो किसी आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है स्मॉल टी आरएनए का। किसका होता है, स्मॉल टी। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है, तो ये होता है स्मॉल टी आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की भूमिका होता है, लाइगेज का या फिर आरएनए पॉलीमरेज का, डीएनए पॉलीमरेज का या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज का। क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम के माध्यम से सहायता से क्या होता है, एक डीएनए जो है अपने ही जैसा दूसरा कॉपी को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा संपादित होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे दिया, छोटी व्यक्तिकारी आरएनए, तो ये भी चांसेज है। लेकिन अगला ऑप्शन देखे एंटीसेंस आरएनए, तो ये भी चांसेज है। देखो सी नंबर में दे दिया है दोनों, बोथ नहीं, तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, GAATTC किस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थल है। तो ये जनरली होता है इक्वार फर्स्ट। क्या होता है, इक्वार फर्स्ट, जो कि अपने सब बायोटेक्नोलॉजी में जस्ट पढ़े हैं। इस्चेरिशिया कोलाई आर फर्स्ट, जो इस्चेरिशिया बैक्टीरिया से क्या किया था, तो इसका जो है निर्माण किया गया था, जो आपको जो है GAATTC के बीच क्या करता है, तो इसको काटने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, तो ये होता है डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभिक कूट है, प्रारंभिक कूट का मतलब स्टार्ट कोडोन है। तो स्टार्ट कोडोन में बता दिए थे बड़े, दो चीज याद रखना है, एक एयूजी, नहीं एयूजी जो स्टार्ट कोडोन का भी कार्य करता है और मिथ्योनिन को भी क्या करता है, कोड कर देता है। लेकिन जो है कभी कभी जो है कुछ बैक्टीरिया में जीयूजी के द्वारा भी क्या होता है, तो अमाइनो एसिड को बनना है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, एयूजी एवं जीयूजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी डीएनए में कोडोन एएए है तो इसके एंटी कोडोन, तो सबसे पहले याद करो बारे कि यहाँ पर जो है कोडोन की बात करेंगे तो कोडोन किस पर रहता है, एमआरएनए पर रहता है, तो एमआरएनए पर कोड है, और एंटी कोडोन कहाँ रहता है, स्मॉल आरएनए पर, तो यहाँ पर आरएनए ही है, तो यानी कि आरएनए। तो अब याद करो बारे एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहता है, तो जनरली अपने सब पढ़े हैं थाइमिन के साथ, लेकिन केस क्या चल रहा है, तो केस चल रहा है बुआरे किसी डीएनए में कोडोन इतना नहीं, किसी इसके एंटी कोडोन, सही है बुआरे, तो आरएनए के साथ में जुड़ेगा, तो आरएनए में बुआरे थाइमिन की जगह पर क्या रहता है, यूरासिल रहता है ना, तो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर डीएनए दे दिया है, यहाँ पर आरएनए में रहता है एंटी कोडोन, तो यहाँ पर हो जाएगा यू यू यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं किसी डीएनए में कोडोन, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन को हम गलत तरीके से पढ़ दिए, जो है किसी डीएनए में कहता है कोडोन की एए है तो इसके एंटी कोडोन, मतलब ये किसके साथ जुड़ा रहता है, यहाँ पर हम जनरली कंफ्यूज कर गए, तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्या होगा, सी नंबर, क्योंकि एडेनिन वाला डीएनए का चर्चा करें, क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, डीएनए का चर्चा चल रहा है तो एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहता है, तो थाइमिन के, तो यहाँ पर जनरली एडेनिन 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 है, तो यहाँ पर थाइमिन 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 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है काट लेना, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलीकरण किस दिशा में होता है, तो ये हमेशा होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, ये चीज याद रखना, ठीक है, मतलब 5 to 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा फर्टिलाइज बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है कि कॉल्चिसिन के प्रयोग से, इसके बाद दे दिया है कि पॉलीप्लोइडी, इसके बाद है गैनोसन युक्ति द्वारा, तो यहाँ पर जो है इन तीनों के तीनों मेथड द्वारा क्या होता है, किसी बांझ पादप जो अगला जनरेशन को नहीं जो है निर्माण कर सकता है, तो इन तीनों विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्टाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है, किसी मतलब सॉरी निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है, तो अंतः प्रजनन द्वारा क्या होता है, तो विभिन्नताओं का ह्रास होता है, क्या होता है, विभिन्नताओं का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज के द्वारा, किसके द्वारा जुड़ता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डीएनए रिपेयरिंग होता है, तो डीएनए जो रिपेयरिंग होता है किसके द्वारा रिपेयरिंग होता है, तो ये होता है डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा, किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो अनुलेखन में जो भाग लेने वाला एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट है किसी जीन के साथ किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जो है किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है, तो ये रहता है बॉरे जनरली जो है प्रोमोटर जीन, क्या रहता है, प्रोमोटर जीन। अगला क्वेश्चन है लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, तो पढ़े हैं बुआरे, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 3 हो जाएगा, 3 संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है, मतलब अनुलेखन के समय जब डीएनए से एमआरएनए का जब निर्माण होता है तो कहता है कि मतलब वह कौन, डीएनए का वह कौन सा स्थल है
जिस स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो वो होता है प्रोमोटर साइट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है, अनुलेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो डीएनए मिथाइलेज क्या है, डीएनए मिथाइलेज जो होता है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति जो है रो प्रोटीन द्वारा होता है। किसके द्वारा, रो प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आरएनए संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है। ठीक है, जनरली क्या है कि आरएनए संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंड को पुनः जोड़ता है, तो ये जोड़ने का कार्य करता है आरएनए लाइगेज। क्या करता है, आरएनए लाइगेज। क्योंकि बारे आरएनए का जो निर्माण होगा तो देखो डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए टुकड़ा को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आरएनए का निर्माण होता है और जनरली डीएनए से आरएनए जो बनता है इससे पहले क्या होता है, तो एक्सोन और इंट्रॉन पाया जाता है। तो जो इंट्रॉन जो होता है कोई काम का नहीं होता है, तो इंट्रॉन कट करके हट जाता है, तो सारा एक्सोन को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड, क्या डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड क्या होता है, तो ओकाजाकी खंड द्वारा अनुलेखन होता है। क्या होता है, द्वारा अनुलेखन होता है। तो लग रहा है जैसे क्वेश्चन है सेट कर दिया नहीं, द्वारा क्या होता है, तो अनुलेखन होता है। नेक्स्ट क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन जो है डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है, मतलब निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं, तो सेंट्रल डोमा पढ़े हैं ना, तो डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुकेंद्रकीयों में टीआरएनए 5एसआरएनए एवं एसएनआरएनए अनुलेखन में कौन अंतर संघ है, तो इसकी बात, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मतलब सुकेंद्रियों में टीआरएनए 5एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में कौन जो है कौन अंतर्गस्त है, कौन अंतर्गस्त है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3। क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समापन कोडोन है, तो समापन कोडोन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यूएए। क्या हो जाएगा आपको, यूएए, देखो ध्यान दो, यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों हो जाता है। क्या होता है, तीनों। तो समापन कोडोन याद रखना पड़ेगा तीनों, यहाँ पर ऑल ऑफ दी हो जाएगा सभी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड में कुल कोडोन की संख्या, तो जेनेटिक कोडोन में कुल कोडोन की संख्या कितना होता है, 64 होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, तो जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो ये रहता है मैसेंजर आरएनए पर। कहाँ रहता है, मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड आपको रहता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिक यूयूयू कोड किसके लिए होता है, तो यूयू कोड के द्वारा कहता है कि किस प्रकार के अमाइनो एसिड को जो है कोडेड किया जाता है, तो ये होता है ल्यूसिन सॉरी मतलब फिनाइल एलेनिल के लिए। किसके लिए, फिनाइल एलेनिन को ये कोड करता है यूयूयू। अगला क्वेश्चन है कि सोमा क्लोनल विभिन्नताएं हैं, तो सोमा क्लोनल विभिन्नताएं की बात करेंगे तो ये कौन सा विभिन्नता है, तो ये होता है उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता। क्या होता है, उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता को जनरली क्या कहा जाता है, तो सोमा क्लोनल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था, तो इसे परिभाषित करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंजर। क्या नाम है,
बेंजर नामक साइंटिस्ट जो है जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में जो है परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक में पाए जाने वाला नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। तो यूकैरियोटिक में पाया जाने वाला जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी क्रम रहता है उसे कहा जाता है इंट्रॉन। क्या कहा जाता है? इंट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि वीडल एवं टॉम द्वारा न्यूरोएस्पोरा क्रेन्सा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है कि। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो हुआ है। क्या लिखा है कि वीडल एवं टॉटम का न्यूरोएस्पोरा क्रेन्सा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग जो है वो सिद्ध करता है कि एक एंजाइम जो है जीन उत्पन्न करता है। ये एक एंजाइम क्या करता है? तो जीन को उत्पन्न करता है। ये चीज अपने सबको याद रखना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट खास अनुक्रम को पहचानते हैं। तो ये होता है कि ये जो है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? जब इसको हम आगे से गिने, मतलब इसको सीधा गिने या फिर उल्टा गिने, जब दोनों साइड से काउंट करने पर क्या होता है तो बराबर आता है, तो उसे जनरली क्या कहा जाता है? तो पैलिंड्रोमिक साइड कहा जाता है। और ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसी साइड से जनरली कट करने डीएनए को क्या करता है? तो कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जो है प्रारंभन कूट है। तो प्रारंभन कूट की बात करेंगे तो AUG GUG जस्ट पीछे पड़े हैं, राइट आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RNA के आधार पर अनुक्रम जो है AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। तो देखो यह क्या लिखा है कि RNA के आधार पर जो है ये दिया हुआ जो अनुक्रम है का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। तो देखो DNA की बात करेंगे तो अपने सब कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये है तो ए किसके साथ जुड़ा रहता है बारे, तो ए जुड़ा रहता है थायमिन के साथ, तो थायमिन हो गया। यहाँ पर यूरासिल है तो यूरासिल किसके साथ जुड़ा रहेगा? तो एडनिन के साथ जुड़ा रहेगा। नहीं, साइटोसिन किसके साथ जुड़ा रहेगा? तो ग्वानिन के साथ जुड़ा रहेगा। ग्वानिन किसके साथ जुड़ा रहेगा? तो साइटोसिन के साथ। सी किसके साथ जुड़ा रहता है? तो जी के साथ। इसी तरीके से सी है तो जी है। इसके बाद यू है तो यू किसके साथ जुड़ा रहेगा? ए के साथ। और जी है तो जी किसके साथ जुड़ा रहेगा? सी के साथ। और ए है तो ए किसके साथ जुड़ा रहेगा? तो टी के साथ। यानी कि आप अपने सबको ऑप्शन में खोजना है TAGCGGACT। तो ध्यान दो बारे, इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर है TAGC, तो बी नंबर ऑप्शन देखो तो TAGC। और इसके बाद है ACT। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है बी नंबर जो है ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो इसका काम है DNA परिवर्धीकरण। क्या काम है? DNA परिवर्धीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है तो इससे कितने प्रकार का प्रोटीन ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब 20 के पावर 100। जनरली आप यहाँ पर जनरली वर्ड है, अगर इसको हम एक्सप्लेनेशन देने लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे सीधे ऑप्शन से लेकर के अपने सब चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मॉल tRNA रिकॉग्निशन है। निम्नलिखित में कौन सा स्मॉल tRNA का रिकॉग्निशन है? तो ये हो जाएगा एंटीकोडॉन। क्या हो जाएगा? एंटीकोडॉन। नेक्स्ट है
जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है। जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है तो वो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्री में कौन आरएनए अनुलेखन करता है? ये करता है पॉलीमरेज 2। क्या करता है? पॉलीमरेज 2 करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं तो ये होता है जीवाणु में। किस में होता है? जीवाणु में। रोधकूट की संख्या होता है तो रोधकूट का मतलब होता है जो अमाइनो एसिड को बनना क्या करेगा? रोकेगा। तो वो जनरली होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जो कि बता दिए थे। एक होता है UAA, एक होता है UAG और एक होता है UGA। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा विस्थापित होता है। यह है, मतलब एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एडेनिन जो है ग्वानिन के द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापित होता है। यह है, ये किस में है? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में है, या फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन में है, या फिर ट्रांजिशन में है, या फिर जो है ट्रांसवर्जन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? सॉरी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओकाजाकी खंड का निर्माण जो है किस दरमियान होता है? तो ये होता है रेप्लिकेशन के दौरान। क्या होता है? रेप्लिकेशन के दरमियान होता है। नेक्स्ट है बड़े कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है तो क्या होता है कि आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसी को अनुवादन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज के संदर्भ में सत्य है तो पॉलीमरेज के संदर्भ में क्या चीज सत्य है? तो जीन का स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होता है। क्या होता है? जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एक mRNA में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है? तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्लों के बीच का जो बंधन जो रहता है उसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जनरली जो है 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्या है कि अनुलेखन के समय यदि DNA वलय के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATAGG द्वारा कोडित किया जाए तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा। देखो एक बार और क्वेश्चन देखो। अनुलेखन के समय यदि DNA वलयक के न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन है तो कहता है कि इसके द्वारा जो कोडित mRNA जो होगा उसमें न्यूक्लियोटाइड का वलय क्या होगा। तो चलो इसको अपने सब जो है कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो A है तो A किसके साथ जुड़ेगा बारे? तो mRNA पर कोड होगा ना, तो mRNA पर कोड होगा तो AU के साथ जुड़ेगा। इसके बाद है बारे T, तो T जनरली बारे एडेनिन के साथ जुड़ेगा। इसके बाद C है तो साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा? तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। और इसके बाद जो है क्या है? इसके बाद है आपको जो है ग्वानिन है तो ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। तो देखो बारे यहाँ पर तो जनरली सॉरी एक A छोड़ दिए, नहीं एक A हम छोड़ दिए बीच में। एक ये A जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? तो U के साथ। मतलब अपने सबको खोजना है UAUGC, UAUGC। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि DNA का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु द्वारा स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है ट्रांसडक्शन कहा जाता है, जो कि पीछे भी अपने सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने ई कोलाई में लैक प्रचालके की स्पष्ट जानकारी दी। अब यहाँ पर कौन सा साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट का नाम कर रहा बताने के लिए, तो ये होगा जैकब एवं मोनार्ड। क्या होगा? जैकब एवं मोनार्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैक
प्रचालक में निम्नलिखित जीन के द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण होता है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये जनरली होता है जीन वाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीन वाई के द्वारा। ठीक है। ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो साइंटिस्ट का नाम पड़ा कि कौन सा, मतलब कौन साइंटिस्ट जो है जिन्होंने ऑपेरॉन मॉडल को जो है प्रस्तावित किया था? तो ये जो है साइंटिस्ट है जैकब और मोनार्ड। क्या है? जैकब और मोनार्ड। नेक्स्ट है खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। किसके लिए? जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। नेक्स्ट है ऑपेरॉन का कौन सा जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है? ऑपेरॉन का कौन सा जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है? तो ये है रेगुलेटर। क्या? रेगुलेटर जो है रिप्रेशन प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर क्रियात्मक जीन है। तो निरंतर क्रियात्मक जीन की बात करेंगे तो ये है आपको हाउसकीपिंग जीन। क्या है? हाउसकीपिंग जीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्नता का अंतिम स्रोत है। विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो वैसे तो क्या आपने से पढ़े थे? उत्परिवर्तन ना, उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो है प्रारंभिक कोडोन है? तो प्रारंभिक कोडोन की बात करेंगे तो एयूजी या नहीं तो जीयूजी होता है। तो यहीं पर यहाँ पर जो ऑप्शन को देखते हुए क्या हो जाएगा? एयूजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन है? तो समापन कोडोन क्या हो जाएगा? एयूजी, जीयूजी या फिर यूएजी होता है। तो ऑप्शन के देखते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है यूएजी हो जाएगा। ठीक है। यूएजी और यूजीए और यूएए देखा था नहीं, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइबोसोम के बड़े गुच्छे को कहते हैं? तो राइबोसोम का जो बड़ा गुच्छा जो होता है उसे जनरली हम लोग कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम। यानी कि जब बहुत सारा जब बहुत सारा राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़ जाता नहीं, तो उसे जनरली क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, या फिर आप इसे पॉलीसोम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कहता है कि लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है? तो वो हो जाएगा प्राइमर जीन हो जाएगा। मतलब ये जो है लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकाजाकी खंड यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे छोटे कण। नहीं तो जनरली वाले दो ठो स्ट्रैंड पाया जाता है डीएनए में, एक रहता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। ठीक है। तो जनरली लैगिंग स्ट्रैंड पर जो है डीएनए का छोटा छोटा फ्रैगमेंट जो रहता है उसी को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। किसको? तो प्रोटीन का। किसको? तो प्रोटीन का। नेक्स्ट है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है जनरली वो है दमनकारी को। किसको दर्शाता है? तो दमनकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज का कार्य है। तो लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है वारे, तो ये जो है प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर जीन को क्या कहा जाता है? रेगुलेटर जीन को नियामक कहा जाता है। ठीक है। या फिर हम इसे जो है रोधक जीन, क्या कहेंगे बारे? रोधक जीन जनरली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बारे? ऑपेरॉन मॉडल जो है ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑपेरॉन मॉडल जो है जीन का रेगुलेशन क्या करता है बारे? जीन के रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, और ये क्वेश्चन 2017-21 में भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीनोम में क्षार युग्मों की संख्या होता है। तो मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या कहेंगे तो 3.6 गुने 10 टू दी पावर, जनरली जो है 9 पढ़ाए थे तो 3 पॉइंट यहाँ पर तो 6 नहीं दिया हुआ है, नहीं तो लिखा है 3 गुने 10 टू दी पावर 6। 3 मतलब जो है गुने 10 टू दी पावर 9 और 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12 नहीं। और इसके बाद है इनमें से
कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बुआरे अपने सब चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या करें कि जो है कोई नहीं हो जाएगा, या फिर देखो यहाँ पर जो है कोई नहीं ही लगाओ। क्या लगाएंगे बुआरे? कोई नहीं। क्योंकि बुआरे अपने सब जो है पढ़े हैं कि मानव जीनोम में जो है क्षार युग्मों की संख्या जो हैप्लॉइड में जो होता है वो होता है 3.6 गुने 10⁻9 होता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बी नंबर भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बी नंबर भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप सस्पिशन में ही रखिए, लेकिन ज्यादा चांस जो है मेरे हिसाब से जो है डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर होगा, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं आपको कि 3.6 गुने 10⁻9 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीनोम में निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो क्रोमोसोम संख्या 1 में जो है सबसे अधिक जीन पाया जाता है। जीन किससे बना होता है? तो जीन की बात करेंगे तो जीन बना रहता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। किसका बना रहता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ने उंगली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। तो सबसे विकसित करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो ये है एलेक्स जेफरी। क्या बोले? एलेक्स जेफरी बोले। बहुत मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लगता हो या फिर आपको लगे कि मेरे लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल है 2022 में जो एग्जाम देंगे इसके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके दोस्तों को भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का कार्य है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का काम क्या है? संतान के सहित माता पिता की पहचान करना। तो ये भी जो है ऑप्शन बन रहा है। अगला देखें, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना। तो ये भी चांसेस है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी नहीं, तो ये भी चांसेस है। इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि डीएनए एवं फिंगर प्रिंट निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद आपको जो है ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और इसी तरीके से जो है आप जो है या फिर आपको जो है इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी लगे तो प्लीज़ आप जो है कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको अगला वीडियो में जो है उस चीज़ को सुधार करके बताएं। धन्यवाद।